अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। नाज़रीन, आज एक बार फिर 27वीं आईनी तरमीम सेनेट में मंजूर की गई। कई शिकों को हज़फ किया गया और कई ऐसे आर्टिकल्स हैं जिन्हें ऐड किया गया। अगर बात करें आर्टिकल 176 के हवाले से, तो मौजूदा चीफ जस्टिस को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा वापस मिल गया है, यानी कि पाकिस्तान का नाम उसमें दोबारा ऐड कर दिया गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अब कोई अहमियत नहीं रही, क्योंकि उसमें पाकिस्तान का नाम हटा दिया गया है और अब वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट रह जाता है। जब कई सारी बातें हो रही थी तो कल हमारे प्रोग्राम में अहमद अवैस साहब मौजूद थे और हमने उससे कहा कि अगर अदलिया को कंट्रोल किया जा रहा है तो फिर ये जजेस और वकला बाहर क्यों नहीं आ रहे। तो जिस पर उन्होंने कहा था, कल ही हमारे प्रोग्राम में आए थे, कि थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आस्ते आस्ते आप ये देखेंगे कि जजेस और वकला जो है वो इस तरमीम के खिलाफ बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के दो मोस्ट सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। दोनों मोअज़्ज़ज़ जजेस ने अपने मौक़िफ़ में बयान किया है कि वो कंट्रोल अदालतों का हिस्सा नहीं बन सकते। याद रहे, जस्टिस मंसूर अली शाह मोस्ट सीनियर जज हैं याया अफरीदी के बाद। और अगर हम थोड़ा माजी देख लें तो मंसूर अली शाह का नाम जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए भी सामने लाया गया था, लेकिन हुकूमत को कुछ और ही मंजूर था और हमने देखा याया अफरीदी साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। उनका मजीद कहना था कि मैं ऐसे कटे हुए और कमज़ोर अदालती निज़ाम का हिस्सा नहीं बन सकता हूँ। पाकिस्तान पर यह संगीन हमला है जिसके ज़रिए अदलिया इंतज़ामिया के ताबे कर दी गई है। अब देखना यह है कि हुकूमत अदलिया को कंट्रोल कर रही है 27वीं आईनी तरमीम में, और अब क्योंकि इसकी मंजूरी भी दे दी गई है, सदर आसिफ अली जरदारी ने इस पर दस्तखत भी कर दिए हैं और वफाकी आईनी अदालत का क़याम भी हो जाएगा। कल हम देखेंगे कि जस्टिस जो हैं वो अपने बेंच बनाएंगे और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या इकदाम होंगे। इतलात के मुताबिक कल फुल कोर्ट भी बुलाया गया है। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सरमद अली साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, सेनेटर है, और इनके हमरा हैं आरिफ चौधरी साहब, माहिर कानून। सबसे पहले आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। ये बताइएगा सरमद साहब, 27वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौजूदा हुकूमत के गले पड़ गई है। पहले तो ये बातें हो रही थी कि वकला जजेस को लूप में लिया गया है, लेकिन अब जिस तरह दो मोस्ट सीनियर जजेस के रेजिग्नेशन सामने आए हैं, हालात किस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, एक तो मैं बहुत चीज़ क्लियर कर दूं, मुझे समझ नहीं आता कि ये क्यों हम इस किस्म की चीज़ों में पड़ गए हैं कि जी वकला ये कह रहे हैं, जजेस ये कह रहे हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा है। इसलिए कि अगर आपको याद हो तो 2005-6 में पाकिस्तान शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, विच वॉज इंडोर्स्ड बाय ऑल पोलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग मौलाना फजलुर रहमान एंड इमरान खान। तो जब इन्होंने खुद इंडोर्स किया हुआ है कि पाकिस्तान में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनना है, तो मुझे समझ नहीं आती कि मसला क्या है। 2005-6 से ये बात चल रही है। उसके बाद पीपल्स पार्टी का जो 2008 का मैनिफेस्टो था, 2013 का था, 2018 का था और 2023 का था, इन तमाम मैनिफेस्टोज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम का। और एक किस्म का वादा था जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने जो आवाम से किया था, मैनिफेस्टो का एक पार्ट था। जब एक चीज किसी भी सियासी जमात की मैनिफेस्टो का पार्ट होती है, तवक्को करनी चाहिए कि वो पार्टी के पास जब भी अपॉर्चुनिटी आएगी उसको वो इम्प्लीमेंट करेगी। सिमिलरली पाकिस्तान मुस्लिम लीग के भी अगर आप मैनिफेस्टो देखें तो उसके अंदर भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात की हुई है। तो बेसिकली देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्यों दे रहे हैं। लेकिन शर्मा साहब, बात तो ये हो रही है, इन दोनों जज साहबान से तो इस्तीफे की तवक्को थी, इसलिए कि ये हुए या एक और जज जो हैं वो आपको भी मालूम है, मुझे भी साहब ने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है। बोलते हैं जी बिल्कुल लिखा है। मैं तो कह रहा हूँ जी, 2 जजों ने खत लिखा है और वो दोनों जज जो हैं, उसके अलावा और भी जज हैं जो एक्चुअली बाकियात हैं पुराने साकिब निसार और उमर बंदियाल और गुलजार वगैरह की बाकियात हैं। बेसिकली अगर हमें याद रखना चाहिए कि इन लोगों को सिर्फ तवक्को थी कि ये इस्तीफा देंगे। मुझे समझ नहीं आता हम हैरान क्यों हो रहे हैं, इसलिए कि ये तो बेसिकली आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है किसकी जबान बोलते थे। ये बेसिकली जो थे ये इनका एक सियासी रुझान था। ये बिल्कुल एक किस्म के पॉलिटिकली मोटिवेटेड जजेस थे। तो इसलिए इनकी से तो मुझे नहीं समझ आती कि हम क्यों बोल रहे हैं। ये ऐसी बात है कि कल को आप कहें बिल्कुल ठीक है। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं।
जी शर्मा साहब, मैं आपका रुख करती हूँ। शाइक उस्मानी साहब का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। 2 मोस्ट सीनियर जजेस जो हैं वो रेजिग्नेशन दे चुके हैं और बात यही हो रही है कि 27वीं आईनी तरमीम को आइन के जरिए जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है, अदालतों को कंट्रोल किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये जो उन्होंने रिजाइन किया ये तो इनकी पर्सनल विश है, पर्सनल डिजायर है। हर एक जज को राइट होता है कि जब वो चाहे, समझता है कि उसके लिए अब जगह नहीं है जुडिशरी, रिजाइन कर देता है, वो बात अलग है। लेकिन ये कहना कि इस वास्ते किया है कि ये जुडिशरी कंट्रोल हो रही है, अमेंडमेंट्स, ये मेरे ख्याल में ये जज को जेब नहीं देता। जज का काम है ही नहीं ये। जज का काम यह है कि जो कानून आइन बना हुआ है उसके मुताबिक आप फैसले करें, लोगों की जितनी चीज़ें आती हैं आपके सामने उसके मुताबिक फैसला करें। और अगर आप समझते हैं कि आप उस निज़ाम में नहीं रहना चाहते, रिजाइन करके चले जाएं आप। ये तरीका है। ये अगर आपने कोई कमेंट पास करना है जो आइन या कानून के मुताबिक, तो फिर आपके सामने अगर कोई केस ऐसा है जिसमें वो पॉइंट इन्वॉल्व हो, तो यकीनन आपको हक है कि आप एक जजमेंट दें और उसके खिलाफ जजमेंट दे दें। और यानी जज सिर्फ लिख करके अपना व्यू दे सकता है। ये ऐसे बयान कर करके, खत लिख करके नहीं दे सकता। ये उसको जेब नहीं देता और उसको एक्सेप्ट करना होता है कि जो भी हो, जो मुल्क की लेजिस्लेचर ने जो फैसला की, जो बनाया है आइन या कानून, उसको फॉलो करे। तो बहरहाल ये, लेकिन ये मुनासिब था मेरे ख्याल में। ये अच्छा उन्होंने फैसला किया क्योंकि वो जो उनकी अभी तक जो उनके व्यूज थे, जो उन्होंने एक्सप्रेस किए, वो ऐसे ही थे कि वो क्रिटिसाइज कर रहे थे जुडिशियल सिस्टम को, एग्जीक्यूटिव को। वो सही नहीं था। और जब अब देखा गया उनसे कि ये इसका काम नहीं चलेगा, वो रिजाइन कर दिया। तो बड़ी अच्छी बात है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। राजा खालिद महमूद माहिर कानून है, हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया राजा खालिद साहब आपके वक्त का। जी जी राजा खालिद साहब, 2 मोस्ट सीनियर जजेस ने रिजाइन दे दिया है और अभी हम यही बात कर रहे थे, एक्सपेक्ट भी यही किया जा रहा था कि वंस 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हो जाएगी, सदर साहब दस्तखत कर लेंगे, तो इन लोगों के रेजिग्नेशंस जो हैं वो आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज हैं, जब बात आती है याया अफरीदी की, तो वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का टाइटल मुझसे क्यों ले लिया गया, आइन में दोबारा तरमीम की जाए। और जब बात आती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, तो जज सुप्रीम कोर्ट कर दिया जाता है। इसे क्या कहेंगे? जी, आखिरी सवाल रिपीट कीजिए। आखिरी बात क्या पूछी आपने? जब बात आती है चीफ जस्टिस के टाइटल की, तो याया अफरीदी साहब ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का टाइटल वापस दिया जाए, जिसमें हमने देखा कि आइन में तरमीम भी हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हम देखेंगे कि अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट हो गया और पाकिस्तान का नाम हटा दिया गया है। नहीं, मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही होगा और इसी तरह फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी। तो जो मेरी इतलात हैं, ये तरमीम हो के तो इसका मेरे ख्याल में कल के मीडिया में सारा रिपोर्ट हो जाएगा और नोटिफिकेशन वगैरह वो सारा सामने आ जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि जो रेजिग्नेशन की बात है, इन जजेस का हक था, ये कर सकते थे। और मैं तो इस पे हैरान हूँ कि पिछले साल जब यही आफरीदी साहब जो के जूनियर जज थे इनके मुकाबले में, मंसूर अली शाह साहब के मुकाबले में, तो उस वक्त जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने तो यही तवक्को की जा रही थी कि शायद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब रिजाइन कर देंगे या इसी तरह जस्टिस मुनीब साहब। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद किसी ने उन्हें मिसगाइड किया कि आपने सिस्टम के अंदर रह के तो कुछ मामलात में किसी और के जो डायरेक्शंस हैं या किसी और की इंस्टिगेशंस हैं या किसी और के बीहेस्ट पे काम करना है। तो वो जो 1 साल गुजारा उन्होंने पिछले साल अक्टूबर से लेके अब तक, तो उसमें आप देखिए उनके फैसले बोल रहे हैं, उनके ऑब्जर्वेशन और ये सारी चीजें ऐसी थी कि आप टफ टाइम दे रहे हैं अपने चीफ जस्टिस को, और जो स्मूथ फंक्शनिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की उसमें रुकावट बन रहे हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एक काबिल जज थे, लायक आदमी थे, अच्छा उनकी टेन्योर गुजरा बीइंग चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट एंड एज अ जज ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में भी उनका अच्छा रिकॉर्ड था। लेकिन वही जज साहब जो सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट की बातें करते थे, जिनका फैसला मौजूद है 2024 या 23, मुझे एग्जैक्ट वो ईयर याद नहीं,
मैं जो जजमेंट मैंने देखी है, पढ़ी है, उसमें उन्होंने डाइसेंटिंग नोट देते हुए ये वाज़े तौर पे कहा कि जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी एंड रिस्पेक्ट ऑफ लॉ मेकिंग, वो उस पे कतन उसे कोई कदगन नहीं लगाई जा सकती, उसे चेक नहीं किया जा सकता, ना उसके रास्ते में कोई रुकावट खड़ी की जा सकती है, इसलिए कि जो पार्लियामेंट है वो 24 करोड़ अवाम की नुमाइंदा है, जबकि हम 17 लोग हैं। तो लिहाजा जो पार्लियामेंट है, बड़े दिमाग वहाँ पे मौजूद हैं, सोच विचार के बाद वो कानून साजी करते हैं। तो लिहाजा उनकी जो पार्लियामेंट की जो सोवरेनिटी है, पार्लियामेंट का जो विजडम है, तो उस हवाले से उसे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में फिर हमने देखा कि जो रिजर्व सीट्स वाला फैसला था, उसने बहुत मायूस किया जी कि ठीक है, सीट्स किसकी बनती थी ये अलग बात है, किसकी नहीं बनती थी, क्या होना चाहिए था। उस फैसले में एक नहीं बल्कि कई तरह से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड कर दिया, लॉ को भी अमेंड कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन में वाज़े तौर पे लिखा हुआ था कि जो इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड लोग हैं, 3 दिनों के अंदर दे मे ज्वाइन, ये वर्ड्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, कि दे मे ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 3 डेज। अच्छा राजा साहब, क्योंकि आप माहिर कानून 15 दिन दे दिए जी। अच्छा, क्योंकि आप माहिर कानून हैं और जहाँ तक मैं आपकी बात समझ सकी हूँ, आपने कहा कि ठीक है ये इनका हक था, इन्होंने रिज़ाइन दे दिया। लेकिन अगर मैं बात करूँ पार्लियामेंट की, सेनेटर्स की, तो सैफुल्लाह अबरो साहब ने भी रिज़ाइन दे दिया था। पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने कहा कि मैं रिज़ाइन दे रहा हूँ और अब मैं इस पार्लियामान का हिस्सा नहीं हूँ, और उस पर हमने देखा असल में देखें उन्होंने रेजिग्नेशन दी थी, लेकिन उनकी रेजिग्नेशन राइटिंग में अभी तक नहीं आई सेक्रेटेरिएट में। ना तो वो सेक्रेटरी सेनेट के पास रिसीव हुई थी, ना वो चेयरमैन के पास रिसीव हुई थी। जब तक वो राइटिंग में, लेकिन सलमा साहब के चेयरमैन सेनेट यूसुफ हसन गिलानी साहब भी कह सकते हैं कि आपको हम दोबारा सेनेट में लेकर आएंगे। क्या चेयरमैन के पास ये इख्तियार होता है? जी उन्होंने, जी गिलानी साहब ने जो कहा था, उन्होंने आज क्लैरिफिकेशन दी। उन्होंने कहा मेरा मतलब ये था कि हमारी ख्वाहिश है कि आप एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, आप यहीं पर रहें, हम आपको रोकेंगे कि आप इस्तीफा मत दें। उन्होंने ये बहुत आज क्लैरिफाई किया था। तो मेरे ख्याल में ये कहना कि उनका बनता था या नहीं बनता था, ये बिल्कुल गलत है। और यही बात है, ठीक कह रहे हैं जी। ऐसा ही होता है कि जब तक आप राइटिंग में अपना रेजिग्नेशन टेंडर नहीं करते और वो एक्सेप्ट नहीं होता, तो टिल दैट टाइम आप सेनेटर हैं और आप वोट दे सकते हैं, वो दूसरी बात है। जज साहबान ने तो लेकिन पूरे सेनेट के सामने बरमला ये कह देना कि मैं अपनी सीट से रिजाइन कर रहा हूं और दोबारा आके अपना वोट कास्ट करना। नहीं देखे ना, देखिए बात ये है कि जब तक उनका रेजिग्नेशन मंजूर नहीं होता ना, मतलब तक वो सेनेटर है के मुताबिक चले ना। मैं आती हूँ बेटा, आप आइन के मुताबिक चले। अगर आप भी मंसूर अली शाह बनना चाहती हैं या उस्मान अपना उमर अता बंदियाल बनना चाहती हैं, रीराइट करना चाहती हैं कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप कर सकती हैं। लेकिन असल में जो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत क्लियर है कि हिज ओन हैंड ही हैज टू सबमिट हिज रेजिग्नेशन। जब वो देंगे उसके बाद एक्सेप्ट होगा। उसके अलावा उनकी पार्टी ने अगर उनको निकाला है तो पार्टी जो है वो फाइल करेगी, रेफरेंस फाइल करेगी स्पीकर नेशनल असेंबली के पास। कानून और आप कह रही है कि जी कानून और आइन को हम रीराइट करना शुरू कर दें। मतलब आप पहले तो जज हमें बताते थे कि रीराइट, हम आइन को रीराइट करना है, अब आप एंकर हमें बताएंगे कि रीराइट करना है। नहीं सलमा साहब, हम इसको रीराइट नहीं कर रहे। हम माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है, राजा खालिद साहब। हमने उनसे ये सवाल किया था कि अगर बरमला ऑन कैम सबके सामने कह दिया जाए तो क्या ये लीगल होता है कि वो दोबारा आके अपना वोट कास्ट करें? मेरा सवाल ये था कानून के हिसाब से। जी मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रेजिग्नेशन टेंडर नहीं हुआ उस तरह से जिस तरह से वो होना चाहिए था। वो ये है कि आप अपनी राइटिंग से अपना हैंड रिटन वो रेजिग्नेशन भेजेंगे, वो एक्सेप्ट होगा, तो उसके बाद आप सेनेटर नहीं रहेंगे। एक बात है अखलाकी तौर पे, एक है कानूनी तौर पे। अखलाकी तौर पे तो मैं समझता हूँ कि जब एक बंदा कहता है कि जी मैं रिजाइन कर रहा हूँ, आई एम नो मोर पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन और दिस ऐवान या दिस सेनेट, तो वो फिर उसके बाद मेरी जाती राय ये है कि मैं ना जाता, उनकी जगह मैं होता तो दोबारा ना जाता। लेकिन जब उनका रेजिग्नेशन, अगर कानूनी इसका पहलू देखें तो जब तक उनका रेजिग्नेशन मंजूर नहीं हुआ, यानी पहली बात है कि टेंडर नहीं किया गया, यानी अपनी राइटिंग में उन्होंने टेंडर नहीं किया और वो मंजूर नहीं हुआ, तो उस वक्त तक वो सेनेटर हैं, वो वोट डाल सकते हैं। अगर कोई
जरूरत पड़ी तो उन्होंने वोट डाल दिया। ये एक बात तो ये हो गई। दूसरा, जजेस का रेजिग्नेशन, वो तो ज़ाहिर है उन्होंने टेंडर कर दिया, लेकिन बजाय इसके मंसूर अली शाह साहब के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। बाकी तो अतर साहब का तो मैं नहीं समझता कि बहुत कुछ शानदार ट्रैक रिकॉर्ड था बीइंग अ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने बहुत सारे पैंतरे बदले, वो अलग सी बात है। और मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खराब करने में उनका सरमत अली साहब, किरदार आपने मुझे ये कहा कि अब हम एंकर्स आपको ये बताएंगे कि क्या पाकिस्तान का आईन या कानून क्या कहता है। आपने शायद उस सवाल को उस तरीके से नहीं लिया जिस तरीके से मैं कहना चाह रही थी, लेकिन मैं आपसे दूसरा सवाल करती हूँ कि आईन और कानून में क्या ये लिखा है कि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी साहब ये कह सकते हैं कि हम आपको दोबारा सेनेट में देखना चाहेंगे? ये आप इसको ऐसे कंसिडर करेंगे कि उन्होंने इखलाकन कहा है? वैसे ही मेरा सवाल था, वैसे ही मेरा सवाल था माहिर कानून से, क्योंकि हमें तो बहुत सारी चीजें पता होती हैं यहाँ बैठ के, लेकिन जो आम पाकिस्तानी है उन्हें शायद नहीं पता होता। अगर कोई टीचर ये मेरा प्रोग्राम देख रहा होगा तो शायद उसे नहीं पता होगा कि पाकिस्तान का आइन क्या कहता है। अगर कोई बैंकर ये प्रोग्राम देख रहा होगा तो शायद उसे ये नहीं पता होगा कि आर्टिकल 176 क्या है, आर्टिकल 243 क्या है। तो हम आप लोगों से सवाल ही इसलिए करते कि जब आप जवाब देते ताकि उनको पता चले कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। जी सर। ठीक कहती हैं। ठीक जी, मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। एक तो आपने दोबारा बात की यूसुफ रजा गिलानी साहब की, वो मैं ऑलरेडी क्लेरिफाई कर चुका हूँ कि गिलानी साहब का मतलब ये था, उन्होंने आज क्लेरिफाई भी किया हाउस में कि मेरा मतलब ये था कि हम आपको जाने नहीं देंगे। मैं एक सेकंड के लिए इंटरवीन करूंगा माजरत के साथ, चूंकि जो चेयरमैन होता है जो या स्पीकर होता है वो एक जज का, मुंसफ का, आर्बिट्रेटर का रोल अदा कर रहा होता है, तो उन्होंने एक लाइटर उस पर कह दिया होगा, या मैं इसे सियासी बयान से ज्यादा कुछ नहीं समझता। वैसे कहना नहीं चाहिए था, हम यानी मुनासिब नहीं होता। चलें, ठीक हो गया। जी, दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि प्रेसिडेंट्स भी मौजूद हैं। तकरीबन 135 अफराद जो थे, जो एमएनएस थे, पीटीआई थे, उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस रिजाइन किया था और कहा था कि जी हम रिजाइन कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कोई अटेंड नहीं की थी, सेशन भी कोई अटेंड नहीं किया था, कोई नेशनल असेंबली की कोई भी सेशन अटेंड नहीं किया था। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जाके कहा जी अभी तक तो हमने इस्तीफा नहीं दिया। जब स्पीकर नेशनल असेंबली ने उनको बुलाया कि जी आप मुझे बताएं, अपने पर्सनली आके बताएं कि क्या आपने इस्तीफे दिए, तो वो कोई नहीं गया वहां उनको बताने के लिए। दूसरा, उन्होंने सैलरी क्लेम की अपनी तमाम टेन्योर की 1 साल की कि जी हमें सैलरी दी जाए, हमने इस्तीफा जो था वो नहीं दिया था। और उसके बाद उन्होंने कोशिश भी की एक बार जाके कहने की कि जी हमने इस्तीफा नहीं दिया था, तो बाय दैट टाइम उनकी रेजिग्नेशन तो एक्सेप्ट हुई थी। तो मतलब ये प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। एक आदमी के ऊपर हम अगर कहें कि जी उसने ये कर दिया, यहाँ तो पूरी पार्टी जो थी उसका आपके पास मौजूद है मॉरल और जो भी उसका मॉरल और लीगल स्टांस था वो आपके पास एक पूरी पार्टी का मौजूद है। अच्छा राजा खालिद साहब, क्योंकि आप माहिर कानून भी हैं और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब इन फ्यूचर आप हालात किस जानिब जाते दिखाई दे रहे हैं? क्या हम ये देखेंगे कि वकला सड़कों पे आ रहे हैं, जजेस सड़कों पे आ रहे हैं? क्योंकि मंसूर अली शाह साहब ने तो ये बिल्कुल कह दिया है कि मैं अपने हल्फ से गद्दारी नहीं कर सकता। जी, बात यह है कि मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता कि उन्होंने कहा मैं अपने हल्फ से गद्दारी नहीं कर सकता। हल्फ ये कहता है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन का पाबंद रहना है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन के पाबंद होते हुए फैसले दिए हैं। सवाल ये पैदा होता है वो कहीं पे भी डिबेट कर ले। मैं इज्जत करता हूँ उनकी, मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ दिली तौर पे, बड़े जूरिस्ट थे वो, लेकिन वो खराब किए गए या खराब हुए। ठीक है, यानी जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर फैसले देंगे, आपने 3 तरह से, यानी मैं बिल्कुल ब्रीफली आपको बता दूं कि रिजर्व सीट्स का जो केस था उसे एक साइड पर रखते हैं, उसके फैक्ट्स क्या थे, ठीक है। लेकिन आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि जो इंडिपेंडेंटली लोग इलेक्ट होंगे 3 दिनों के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेंगे। आपने 15 दिन कहाँ से दिए? यहाँ पे आपने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया। अब हमारी जो सिविल प्रोसीजर कोड है वो ये कहती है कि आप जो पार्टी नहीं है नीचे किसी कोर्ट में, ऊपर पार्टी नहीं है, यानी वो इलेक्शन कमीशन के रूबरू पीटीआई पार्टी नहीं थी, पेशावर हाई कोर्ट के रूबरू पार्टी नहीं थी, फिर वो वहाँ सुप्रीम कोर्ट के रूबरू पार्टी नहीं थी। एक दरखास्त दी गई, वो भी उनकी एक कंवल शोजब साहिबा हैं उनकी तरफ से कि हमें यहाँ पे पार्टी बनाया जाए, लेकिन मैं पीटीआई नहीं, मैं चाहती हूँ कि मुझे सुन्नी इताअत कौंसिल की रिजर्व सीट दी जाए। ठीक है,
वो दरख्वास्त थी, उस दरख्वास्त पे नोटिस नहीं हुआ, वो मंजूर नहीं हुई, वो उसे हम कहते हैं कि ऑर्डर 1 रूल 10 सीपीसी, उसके तहत वो एप्लीकेशन होती है। बगैर नोटिस उस पर नोटिस होता है, फिर दूसरी पार्टी जवाब देती है, कंटेस्ट करती है, अगर वो नेसेसरी पार्टी है तो फिर उसे इम्प्लीड किया जाता है। लेकिन वो दरख्वास्त वहीं पे आपने सीपीसी को अमेंड करते हुए बगैर पार्टी बनाए उस पार्टी को रिलीफ दिया जो कहीं पे भी पार्टी नहीं थी किसी भी फोरम पे। फिर आपने उससे बढ़ के ये किया कि कहा जी कि ये जो लोग हैं अब ये पीटीआई को ज्वाइन करें। वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से वो एफिडेविट दे चुके थे कि जी हम इसका हिस्सा हैं और हम इसे आजादाना तौर पे ज्वाइन कर रहे हैं। अब उन्हें कहा गया कि नहीं आप पीटीआई ज्वाइन करें। इसका मतलब है कि आप हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोल रहे हैं, आप लोगों को तरगीब दे रहे हैं कि आप ओथ की वायलेशन करें, बयान अल्फी की खिलाफ वर्जी करते हुए दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लें। इस तरह के फैसले फिर उंगलियां उठी तो जरूरत उसी वक्त ये थी कि जब आपका सुपर सेशन हुआ, आपको चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया, ये अफरीदी साहब आपसे जूनियर थे, लेकिन ये आपका ब्रेन चाइल्ड था। आपने ये कहा था कि लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से कि जी हाई कोर्ट्स में 3 जो नाम दिए जाएं चीफ जस्टिस के लिए, 3 नाम, उन 3 में से किसी एक को लिया जाना चाहिए। उसी फार्मूले को फेडरल गवर्नमेंट ने अप्लाई करके 26 अमेंडमेंट के जरिए 3 का पैनल भिजवाया इसके जुडिशल कमीशन के रूबरू। शाइख उस्मानी साहब का रुख कर लेते हैं। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया है। शाइख उस्मानी साहब ये बताइएगा, 2 मोस्ट सीनियर जजेस के रेजिग्नेशंस आ गए हैं, क्या लगता है आपको कि हम देखेंगे कि आगे भी आने वाले दिनों में भी कुछ ऐसे रेजिग्नेशंस जो हैं वो आ सकते हैं जस्टिस के? रेजिग्नेशन तो एक बड़ी पर्सनल चीज होती है ना, ये तो इंसान खुद ही सोचता है, हर एक पे डिपेंड करता है कि वो कौन से बैकग्राउंड से है, किस किस्म का इंसान। जी। अब ये तो कहना मुश्किल है कि और भी लोग करेंगे, रिजाइन के नहीं करेंगे, लेकिन रेजिग्नेशन तो जजेस को उसी वक्त देना चाहिए जब वो समझते हैं कि वो काम अपना सही तरीके से नहीं कर सकते, बजाय इसके कि वो किसी को ब्लेम करें, वो खुद वहां से अलग हो जाए। ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, ये तो इसको हमेशा तारीफ करनी चाहिए। लेकिन बजाय इसके कि आप वहाँ रह करके और डिसेंडिंग नोट्स दें और क्रिटिसिज्म करें और लेटरबाजी करें और ये कहें कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, जो कि एक जज को जेब नहीं देता। जज का काम सिर्फ ये है कि वो कानून जैसा भी हो, गलत या सही, उसको नाफिज करे और इंसाफ दे। उसका काम ये नहीं कि वो कहे कि ये कानून नहीं होना चाहिए, दूसरा कानून होना चाहिए। जो वजाहत आई है जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से, उनका ये कहना है कि अदालत जो है वो हुकूमत के मातहत हो गई है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? क्या हुकूमत फैसला करेगी जस्टिस का अगर कोई ऐसा केस आता है, या ये आइन बना लिया है अब आपने इसी को फॉलो करना है? क्योंकि वो तो ये कहते हैं कि मैं ऐसे कटे हुए और कमज़ोर अदालती निज़ाम का हिस्सा नहीं बन सकता। नहीं तो कमज़ोर तो वो समझते हैं ना। देखिए, ये पार्लियामेंट का काम होता है आइन या कानून बनाना, ये जज का काम नहीं होता। जज को तो फॉलो करना होता है, और पार्लियामेंट चाहे जो मर्जी कानून बना दे, उसको पब्लिक ने इलेक्ट किया है और वो उसको पब्लिक हक देती है कि वो अब 2/3 मेजॉरिटी से आइन को चेंज कर सकता है, दूसरी चीज़ों से वो मेजॉरिटी से कानून बदल सकता है। इंग्लैंड के अंदर तो ये एक बड़ा फेमस सही है कि अगर एक पार्लियामेंट चाहे तो एक औरत को मर्द डिक्लेयर कर दे और मर्द को औरत डिक्लेयर कर दे, ये कर सकती है एक जो पार्लियामेंट होती है। तो पार्लियामेंट को डेमोक्रेसी में ये राइट होता है। अगर आपको ये पसंद नहीं है, आप रिजाइन करके चले जाएं, जिस तरह उन्होंने किया, लेकिन बिना वजह ये दिखाने की कोशिश करें कि मैंने इस वजह से रिजाइन किया कि मैं बड़ा जो इंसाफ का के उसूल को समझता हूं। ये भी बताइएगा कि ये तो आपने कहा कि ये उनका हक है और कानून जो है वो पार्लियामेंट ही बनाती है, तो फिर आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि एक दूसरी पार्टी का शख्स अपनी पार्टी के खिलाफ जाके हुकूमत को वोट कास्ट कर देता है, तो फिर इन मामलात को कैसे क्लियरिफाई किया जाएगा? उसके लिए भी कानून है। उसके लिए कानून ये है कि अगर कोई आदमी अपनी पार्टी के जो डायरेक्शन है उसके खिलाफ वोट देता है तो वो पार्टी उसको निकाल सकती है, वो तो कर सकता है। ये तो कानून में। लेकिन क्या ये वोट फिर काउंट किया जाएगा क्योंकि आप अपनी पार्टी से हट के हुकूमत के हक में वोट डाल रहे हैं? काउंट किया जाएगा। तो आप कहीं भी कर लीजिए, तो वोट डालना तो आपका हक है, लेकिन आप ऐसी हरकत करते हैं तो फिर जो उसकी पार्टी है वो उसको अपनी पार्टी से निकाल सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे शाइख उस्मानी साहब, माहिर कानून, इनके हमरा थे राजा खालिद साहब और सेनेटर सरमद अली। आपका भी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का।